गुड इवनिंग गाइस। तो आज हम 18 जनवरी और 17 जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है इंडियन एक्सप्रेस के, वो डिस्कस करेंगे फ्रॉम अ यूपीएससी पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम गवर्नमेंट एग्जाम्स पर्सपेक्टिव। बिफोर आई स्टार्ट दिस class, I would like to introduce myself. My name is Rahul Mane. I am a UPSC coach and a mentor. I have appeared twice in civil services interview, and I am in the field of UPSC for the last 10 to 12 years, you can say. Now coming to the topic, before I start today's topic, I want to tell you कि जो आज का पेपर है 18 जनवरी 2026 का, जो इंडियन एक्सप्रेस है, तो मैं एक ब्रीफ देना चाहूँगा कि आप पेपर को कैसे पढ़ सकते हो, उसको कैसे अप्रोच कर सकते हो, ताकि जो अपकमिंग आपकी प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें आपको हेल्प हो सके। तो जैसे कि जो फर्स्ट पेज में आर्टिकल आया है डीजीसीए के बारे में। तो व्हेन यू से कि डीजीसीए ने फाइन किया इंडिगो को, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डीजीसीए जो बॉडी है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आती है। तो इसके इसके जो पावर्स है टू इम्पोज अ फाइन, वो एयरक्राफ्ट रूल्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो बेसिक है, ये जो डीजीसीए जो बॉडी है, इसका फुल फॉर्म या क्या ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं, आपको ये आर्टिकल में नहीं मिलेगा। आपको ये रिसर्च करनी पड़ेगी, और वो रिसर्च काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे ही आते हैं जिसपे आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या पूछ लिया आपने। आपको ये पेपर में नहीं आएगा। आपको डीजीसीए के बारे में गूगल पे जाके, चैट जीपीटी पे जाके रिसर्च करनी है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो डीजीसीए कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। तो डीजीसीए इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, डीजीसीए इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी खुद से, टू बी एबल टू टेक इंटेलेक्चुअल गेसेस इन यूपीएससी प्रीलिम्स। बिकॉज प्रीलिम्स में 100 में से 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो शायद आपको डायरेक्टली आते होंगे। बाकी 25 से 30 क्वेश्चन में आपको इंटेलेक्चुअल गेस लेने पड़ेंगे, और वो इंटेलेक्चुअल गेस लेने के लिए आपको ऐसा थोड़ा बहुत रिसर्च करना जरूरी है। जब आप न्यूज़पेपर देखते हो, कोई भी आर्टिकल देखते हो, तो उसको जाके कोई भी जो इंपॉर्टेंट वर्ड दिखता है, जैसे मैं सेकेंड आर्टिकल आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, वो है कि ट्रम्प टू हिट यूरोप विद 10% टैरिफ अंटिल ही गेट्स डील टू बाय ग्रीनलैंड। नाउ जैसे ही आपने देखा कि 10% टैरिफ लगने वाला है, ये तो हो गई हेडलाइन की बात। बट प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यहां से क्या आ सकता है? अब ग्रीनलैंड आपको पता है कि काफी टाइम न्यूज में आए आए जा रहा है, काफी दिनों से आए जा रहा है। तो ग्रीनलैंड, अभी जैसे मैं आपको ग्रीनलैंड के बारे में बताऊं, तो ग्रीनलैंड क्या एक्चुअली में ग्रीन है क्या? तो नहीं, ग्रीनलैंड इज नॉट ग्रीन। बेसिकली ग्रीनलैंड इज मोर वाइट, वहां पे ज्यादा आइस है देन आइसलैंड। आइसलैंड इज मोर लाइक अ ग्रीनलैंड, आइसलैंड इज मोर ग्रीनर, एंड ग्रीनलैंड इज मोर आइसियर, इट इज मोर ऑफ अ वाइट। बट ये जो नाम है वो अलग अलग है। ग्रीनलैंड का नाम ग्रीनलैंड इसीलिए रखा गया था क्योंकि जो उनके अर्ली ऑक्यूपेंट्स थे, वो नहीं चाहते थे कि बाहर से लोग वहां आके रहे। इसीलिए उनको डिस्करेज करने के लिए उसको ग्रीनलैंड बोला गया। सिमिलरली जो आइसलैंड है, उसको आइसलैंड इसलिए बोला गया ताकि जो वाइकिंग्स थे, वाइकिंग आके जो अटैक करते थे, उनको डिस्करेज करने के लिए आइसलैंड वालों ने खुद का नाम आइसलैंड रखा। तो आइसलैंड इज मोर ग्रीन एंड ग्रीनलैंड इज मोर आइसी। नाउ ये सारी चीजें आपको न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगी। ये थोड़ा बहुत इतिहास, कल्चर, जैसे ग्रीनलैंड के बारे में एक और चीज बताऊं तो ग्रीनलैंड इज नॉट नॉट अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। ग्रीनलैंड इज एन ऑटोनॉमस टेरिटरी ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क की ही टेरिटरी है। बट ग्रीनलैंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, डेनमार्क इज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो ये छोटे छोटे नुएंसेस है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है जो प्रीलिम्स में फंस सकते हैं। आपको ऐसे कोई भी टॉपिक जब न्यूज़पेपर में दिखता है जो बार बार न्यूज में आता है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड, उस वर्ड से रिलेटेड, ग्रीनलैंड के आजू बाजू की कंट्री कौन सी है, कौन से ओशंस है ग्रीनलैंड के बाजू में, डेनमार्क, डेनमार्क किसको बॉर्डर करता है, अब डेनमार्क इज अ स्कैंडिनेवियन कंट्री और नॉट अ स्कैंडिनेवियन कंट्री, और इज इट अ नॉर्डिक कंट्री? तो स्कैंडिनेविया है, स्कैंडिनेविया पेनिनसुला है। जो वाइकिंग्स लोग थे वो स्कैंडिनेविया वाले थे। तो स्कैंडिनेविया में 3 कंट्री आती है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। तो डेनमार्क इज अ स्कैंडिनेवियन कंट्री, so Greenland being a part of Denmark is also a Scandinavian territory.
सो यू कैन से कि स्कैंडिनेविया क्या है, ये आपको रिसर्च करनी है। नॉर्डिक कंट्रीज में स्कैंडिनेविया भी आता है। नॉर्डिक मतलब नॉर्थ। जो जो जर्मन लैंग्वेज है, जो पुरानी जर्मेनिक लैंग्वेज है, उसमें नॉर्डिक बोलते ही आपको समझ में आना चाहिए नॉर्थ। तो नॉर्थ में नॉर्डिक कंट्रीज कौन से है? तो जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वो तो नॉर्थ में है ही, तो एनएसडी, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इज दे आर नॉर्डिक कंट्रीज। बट इसमें दो कंट्रीज और ऐड होती है, एक फिनलैंड एंड देयर इज वन मोर कंट्री विच आई एम फॉरगेटिंग नाउ। फिनलैंड एंड एक आई थिंक आइसलैंड। तो ये सारी नॉर्डिक कंट्रीज होती है। तो ये 5 कंट्रीज मिलकर नॉर्डिक कंट्रीज है। स्कैंडिनेविया कंट्री ओनली 3, देयर आर ओनली 3 स्कैंडिनेवियन कंट्रीज एंड 5 नॉर्डिक कंट्रीज। तो जैसे ही आपने ये आर्टिकल पढ़ा, आपको जाके थोड़ी बहुत रिसर्च करनी है ग्रीनलैंड के बारे में, थोड़ा बहुत आपने स्कैंडिनेविया के बारे में पढ़ लिया, फिर थोड़ा बहुत आपने नॉर्डिक कंट्रीज के बारे में पढ़ लिया, तो इससे आपका जो ओवरऑल टॉपिक ये बनता है, इसके आपने प्रीलिम्स नोटबुक में नोट्स बना के रख लिए, तो आप प्रीलिम से पहले इसको रिवाइज कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर एग्जांपल आई वुड लाइक टू गिव यू इज ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड मर्कोसर। अब यूरोपियन यूनियन और मर्कोसर ने 25 साल के नेगोशिएशन के बाद एक अग्रीमेंट साइन किया है। अब ये आपने आर्टिकल पढ़ा, इसमें जो डिटेल्स होंगी वो ये एफटीए के बारे में होंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि मर्कोसर क्या है। मर्कोसर बेसिकली एक साउथ अमेरिकन ट्रेड यूनियन है। तो अभी आपको जैसे ही साउथ अमेरिका याद आता है, साउथ अमेरिका से वेनेजुएला काफी न्यूज में है, तो क्या मर्कोसर का पार्ट है? क्या वेनेजुएला पार्ट है मर्कोसर का? तो नहीं, वेनेजुएला इज नॉट अ पार्ट ऑफ मर्कोसर। इट वाज इनिशियली अ पार्ट ऑफ मर्कोसर, बट 2016 से वो सस्पेंशन में चल रहा है। सो वेनेजुएला इज सस्पेंडेड। कोलंबिया अगेन इज इन न्यूज बिकॉज ट्रम्प आए दिन उनको धमकी दिए जा रहे कि वी आर गोइंग टू टेक यू। तो कोलंबिया पार्ट ऑफ मर्कोसर? अगेन कोलंबिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ मर्कोसर। सो मर्कोसर के साथ इंडिया का भी डील हुआ है। तो मर्कोसर की जो 4 कंट्रीज है, अगेन दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स परस्पेक्टिव, सो यू शुड नो दिस। सो मर्कोसर की कौन सी 4 कंट्रीज होंगी? अर्जेंटीना है, ब्राजील है, पैराग्वे है, यूरुग्वे है। तो ये 4 कंट्रीज मर्कोसर का पार्ट है। वेनेजुएला वाज अ पार्ट, बट वेनेजुएला वाज सस्पेंडेड इन 2016. So you should know these nuances, you should know these details. If you don't know, do a little bit of research and then make notes and make sure that you revise those notes, because ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में फंसते हैं। एक और चीज, अगर जैसे आप साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ोगे तो आपको दिमाग में आएगा कि ये लैटिन अमेरिका क्या है, हाउ इज लैटिन अमेरिका डिफरेंट फ्रॉम साउथ अमेरिका, इज मेक्सिको लैटिन अमेरिकन कंट्री? तो क्योंकि मेक्सिको अगेन इज इन न्यूज ऑल द टाइम, तो जब भी आप वर्ल्ड मैप करते हो तो ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए। और ये क्वेश्चंस तभी दिमाग में आएंगे जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते समय उसको ध्यान से पढ़ोगे, जो वर्ड्स, जो कंट्रीज बार बार न्यूज में आ रही है उसको एक स्टेप आगे जाके रिसर्च करोगे, तब आपका जो प्रिपरेशन होगा वो होलिस्टिक होगा, एंड देन क्लियरिंग यूपीएससी प्रीलिम्स बिकम्स अ केक वर्क। अभी जैसे मैंने आपको बोला लैटिन अमेरिकन और साउथ अमेरिकन कंट्रीज में फर्क क्या है, तो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज बेसिकली वो कंट्रीज है साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका के बीच में, जिसमें लैटिन भाषा से निकली हुई भाषा बोले जाती है। तो इसमें 3 भाषा होती है, एक होती है फ्रेंच, एक होती है स्पेनिश और एक होती है जर्मन। तो ये तीनों लैंग्वेज लैटिन डिराइव्ड लैंग्वेजेस है। तो जो जो कंट्रीज में ये लैंग्वेज, जैसे ब्राजील में पोर्चुगीज बोली जाती है, सो इट इज अ लैटिन अमेरिकन कंट्री। जो 3 लैंग्वेज मैंने बोली, फ्रांस, स्पेनिश एंड पोर्चुगीज, आई एम सॉरी आई सेड जर्मन आई थिंक, बट इट इज फ्रेंच, स्पेनिश एंड पोर्चुगीज। सो ब्राजील में पोर्चुगीज बोली जाती है, सो इट इज अ लैटिन अमेरिकन कंट्री एज वेल एज अ साउथ अमेरिकन कंट्री। मेक्सिको में स्पेनिश बोली जाती है, सो अगेन इट इज अ लैटिन अमेरिकन कंट्री, बट इट इज नॉट अ साउथ अमेरिकन कंट्री, इट इज अ सेंट्रल अमेरिकन कंट्री। अगर आप थोड़ा नीचे जाए, अगर अर्जेंटीना में अगेन स्पेनिश बोली जाती है, तो इट इज अ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। वैसे ही करेबियन आइलैंड्स, काफी करेबियन आइलैंड्स में इनमें से 3 भाषाएं बोली जाती है, इसीलिए वो लैटिन अमेरिका का पार्ट है, बट वो साउथ अमेरिका का पार्ट नहीं। साउथ अमेरिकन कंट्रीज लाइक चिली, वहां पे I exactly don't know what the language is spoken, but there are some countries in South America which doesn't speak any of these languages. तो वहां पे they are a part of South America, but they are not a part of Latin America. तो ये nuances आपको याद रखने हैं, इस पे रिसर्च करनी है। स्कैंडिनेविया और नॉर्डिक कंट्रीज में फर्क, लैटिन अमेरिका साउथ अमेरिका में फर्क, सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज जो है ये बहुत ज्यादा न्यूज में है आजकल। तो आई होप आपको जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उसको ऐसे एनालाइज करना है, उसको ऐसे
जाके उसके नोट्स बनाने हैं ताकि आपका जो प्रेपरेशन हो वो होलिस्टिक हो। अगेन आई वुड लाइक टू रिटरेट कि मैंने खुद 4 बार प्रीलिम्स क्लियर किया है और इसीलिए मुझे पता है कि ये जो इंटेलेक्चुअल गेसेस जो हम लेते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में, यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे नहीं, आपको इंटेलेक्चुअल गेसेस लेने पड़ेंगे और वो इंटेलेक्चुअल गेसेस लेने के लिए लैटरल थिंकिंग और लैटरल नॉलेज का डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। और वो लैटरल थिंकिंग और लैटरल नॉलेज जो है वो ऐसे ही आएगा जब आप कोई भी टॉपिक देखोगे न्यूज़पेपर में तो उसको जाके प्रॉपरली रिसर्च करना पड़ेगा। जब उसको प्रॉपरली रिसर्च करोगे, उसके नोट्स बनाओगे और फिर उसको रिवाइज करोगे, तब जाके आपका इफेक्टिवली प्रीलिम्स क्लियर हो पाएगा। और ये जो नोट्स आप बनाओगे ना, ये नोट्स आपको मेंस में भी काफी हेल्प करेंगे। तो ये तो रहा फर्स्ट पार्ट जहां पे मैंने आपको आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू यू हाउ टू रीड न्यूज़पेपर एंड हाउ टू मेक नोट्स एंड विच वर्ड्स टू फोकस अपॉन। तो अभी जो सेकेंड पार्ट में मुझे अभी डिस्कस करने हैं सम आर्टिकल्स विच आई हैड गॉन थ्रू, जो 17 तारीख के पेपर में आए थे। 17 तारीख का जो इंडियन एक्सप्रेस था उसमें आइडियाज पेज आया था, उसमें थोड़े आर्टिकल्स हैं जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। तो कल मैं ये डिस्कस नहीं कर पाया था, इसीलिए मैं आज डिस्कस करना चाहूंगा। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है, जो आपके GS1 फ्रॉम द सोसाइटी परस्पेक्टिव, यूपीएससी में मेंस में GS1 का जो पेपर है उसमें सोसाइटी एक टॉपिक है, जिसमें से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडियन सोसाइटी पे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक आर्टिकल लिखा है संजीव कपूर जो फेमस शेफ है एंड पूर्वी मेहता ने, जिसमें उन्होंने बताया कि फूड हैबिट्स आर चेंजिंग, फार्म मस्ट टू। तो ये जो आर्टिकल है जो कल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, ये आर्टिकल को मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा ताकि आपको एक ओवरव्यू मिले कि कैसे इंडियन सोसाइटी इज चेंजिंग। नाउ इन दिस आर्टिकल व्हाट द ऑथर हैज सेड इज, ऑथर ने ये बोला है कि जो इंडिया की फूड हैबिट्स है, जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, जो सिटीज में पॉपुलेशन रहता है, उनका जो सीरियल कंजम्पशन है, जैसे राइस एंड व्हीट का कंजम्पशन है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिक्रीज हुआ है। लेकिन जो फार्मर्स है वो अभी भी मेजॉरिटी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो व्हीट एंड राइस ही है। तो इनका ये कहना है कि जैसे हमारे फूड हैबिट्स चेंज हो रहे हैं वैसे हमारी फार्मिंग को भी चेंज होना चाहिए। इससे क्या होगा, जो हमारे को जो आज जो डिमांड है पल्सेस की, ऑयल सीड्स की, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन जो उसके कंपैरिजन में जो प्रोडक्शन है वो इतना बढ़ नहीं रहा, इसीलिए आज हमारे को पल्सेस, ऑयल सीड्स का इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से इज, ही इज ट्राइंग टू कन्वे कि मिडिल क्लास कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो रहा है और उसकी वजह से फार्मिंग को भी चेंज होना पड़ेगा। और ये चेंज करने का फायदा फार्मर्स को भी है और ओवरऑल इकोनॉमी को भी है और एग्रीकल्चर को भी होगा और इन्वायरमेंट को भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि कैसे पल्सेस की अगर फार्मर्स फार्मिंग करेंगे तो नाइट्रोजन फिक्सेशन वुड बी बेटर। ऑयल सीड्स, राइस एंड व्हीट की बार बार क्रॉपिंग करने से जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है वो डिक्रीज हो रही है। जितना ज्यादा डिवर्सिफिकेशन करोगे उतना ज्यादा चांस है कि सॉइल उतने ज्यादा टाइम के लिए फर्टाइल रहे। तो ये एग्जांपल्स इन्होंने दिए हैं। और ये जो आर्टिकल है, अगेन आई वुड लाइक टू रिटरेट दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर जीएस परस्पेक्टिव, स्पेशली सोसाइटी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस आर्टिकल हाउ ऑफ consumption basket of Indian society is changing and its impact on agriculture, and farmers need to be incentivized to produce pulses, oil seeds, fruits and vegetables. For sure जो farmers होंगे वो बोलेंगे कि इसमें MSP नहीं मिलती एंड देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस, इसमें काम जो है वो ज्यादा है, आजकल लेबर शॉर्टेज भी हो रही है। but somewhere you have to understand what the author is trying to convey. I know there are practical difficulties to put these suggestions on ground, but if government listens to it, and as an aspirant you should understand how the consumption pattern is changing. अगर इंडियन फार्मर्स नहीं प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि डिमांड है मिडिल क्लास से, अगर फार्मर्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो एनीवेज वी हैव टू इंपोर्ट इट एंड आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज गोइंग टू go into importing. So rather than importing, what the author is trying to suggest is just produce it in India and make sure that you give MSP on these crops also, like you do for wheat and rice, because of which its production has
इंक्रीज एंड जो एरिया अंडर व्हीट एंड राइस है वो इंक्रीज ही होते जा रहा है। तो आई होप ये आर्टिकल आपको समझ आया होगा। अभी जाके आप ये अगर आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। एक और आर्टिकल है जो लिखा है रैडो, एक पोलैंड के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने है। ये एक आर्टिकल लिखा है, रूल्स बेस्ड ऑर्डर माइट बी बोरिंग बट इट इज क्रूशियल। नाउ व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से हियर इज कि जो रिसेंट इवेंट्स हुए हैं इंटरनेशनल अरीना में, इंटरनेशनल लॉ में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उसमें देखा गया है कि कंट्रीज आर नॉट अडहरिंग टू रूल ऑफ लॉ को अडहर नहीं कर रहे हैं। तो रूल बेस्ड ऑर्डर बहुत जरूरी है एज पर ऑथर। उनका ये कहना है कि जो उनकी कंट्री थी पोलैंड, आफ्टर इट वाज अ पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन, 1991 के पहले इट वाज अ पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन, बट जैसे ही ये जो रूल बेस्ड और ये जो सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ और जो रूल बेस्ड ऑर्डर जो थी उस समय, जो रूल बेस्ड ऑर्डर जो थी उसको यूज करके पोलैंड काफी रिच बन सका। आज पोलैंड की फ्रॉम 1990s टू टुडे पोलैंड हैज इंक्रीज इट्स पर कैपिटा जीडीपी बाय 8 times, नॉट 8%, 8 times बड़ी है उनकी पर कैपिटा जीडीपी। उनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रहा है वो भी काफी अच्छा रहा है। और जो दे हैव बिकम वन ऑफ द 20th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, विच वाज नॉट द केस बिफोर। एंड ये जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है ये बोल रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं होता अगर रूल बेस्ड ऑर्डर नहीं होती। रूल बेस्ड ऑर्डर थी इसीलिए पोलैंड वाज एबल टू डेवलप, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ पाई पोलैंड में, वहां से ट्रेड हो पाया, वहां से कॉपरेशन हो पाया। तो ये बेसिकली जो डेवलपमेंट ऑफ पोलैंड है वो बेसिकली पॉसिबल हुआ रूल बेस्ड ऑर्डर की वजह से। और ऑथर का ये कहना है कि अगर हम रूल बेस्ड ऑर्डर को फॉलो ना करें तो क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इंटरनेशनल कॉपरेशन भी नहीं होगा। क्योंकि जो मनी फ्लो होता है जो रिच नेशन से डेवलपिंग नेशन या पुअर नेशन में होता है वो तभी पॉसिबल है जब किसी भी इन्वेस्टर को ये पता हो कि उसका जो इन्वेस्टमेंट हो, उसने जो पैसा लगाया है वो अचानक हवा नहीं होगा। जैसे फॉर इंस्टेंस रूल बेस्ड ऑर्डर में अभी जो रिसेंटली हुआ, वेनेजुला के प्रेसिडेंट को अमेरिका ने जाके रातों रात उठा लिया। अब नाउ दिस इज नॉट टू बी कॉल्ड एज रूल बेस्ड ऑर्डर, बिकॉज रूल बेस्ड ऑर्डर क्या कहता है कि यू हैव टू respect national sovereignty, you have to respect territorial integrity of any nation, and if that is not happening, कल को इंडिया के साथ भी कोई भी कुछ भी कर सकता है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये लगने लगे कि इंडिया के साथ भी ऐसा कुछ भी हो सकता है, या फॉर इंस्टेंस एनी डेवलपिंग कंट्री, बांग्लादेश ऑल्सो नीड्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, साउथ ईस्ट एशिया ऑल्सो नीड्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर ये होने लगे और किसी भी कंट्री के इन्वेस्टर्स, जो रिच कंट्रीज के इन्वेस्टर्स को ये लगने लगे कि ऐसा हो सकता है, या कोई भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर को भी लगे कि यार कल को कुछ भी हो सकता है तो मैं पैसा क्यों लगाऊं, कल को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ सकती है, कोई भी कंट्री आके कोई भी वॉर स्टार्ट कर सकती है, अगर ये होगा तो कोई भी पैसा नहीं लगाएगा, पैसा नहीं लगाएगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो ट्रेड नहीं होगा, ट्रेड नहीं होगा तो कॉपरेशन नहीं होगा, एंड इट वी वुड सेट अ विशियस सर्कल, और एक विशियस सर्कल बनेगा जिसकी वजह से जो ओवरऑल गुड ऑफ द वर्ल्ड वो ड्रास्टिकली रिड्यूस होगा। तो इसीलिए ये ऑथर ने इस आर्टिकल में बोला है कि जो रूल बेस्ड ऑर्डर है वो रिस्पेक्ट करना जरूरी है, और इनकी जो कंट्री रही है पोलैंड, वो रूल बेस्ड ऑर्डर की वजह से ही आज इतनी डेवलप हो पाई है। तो ये सेकेंड आर्टिकल था 17 जनवरी के न्यूज़पेपर में आइडियाज पेज में जो आपके साथ मुझे डिस्कस करना था। ये जो आर्टिकल है ये काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव, बिकॉज रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी का, एंड इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए। तो ये सेकेंड आर्टिकल था जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। जो थर्ड आर्टिकल है जो मुझे डिस्कस करना है वो है, राम माधव ने एक आर्टिकल लिखा है, इन फोर्ट्रेस अमेरिका अ नैरोइंग ऑफ स्पेस माइग्रेंट्स ऑन एज। ये जो आर्टिकल है, although he is a political personality, we will not get into politics, but what he has written, again it is very important to understand it from GS perspective, society perspective से समझना बहुत जरूरी है, because अमेरिका में जो होता है it has a ramification on the entire world। तो इस आर्टिकल में इन्होंने जो बताया है वो ये बताया कि जब ये 4 महीने में ऑलमोस्ट 2 बार यूएस जाके आ चुके हैं अभी राम माधव जी,
जो ऑथर है इस आर्टिकल के, तो उन्होंने बोला कि अगस्त में जब ये गए थे तो उन्होंने देखा कि उस समय जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स थी, इट वाज मेनली डिस्कसिंग अबाउट कि टैरिफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ऑन वन हैंड द डिबेट वाज कि टैरिफ अगर बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन आएगा कंट्री में, अमेरिकन कंज्यूमर को दाम ज्यादा देने पड़ेंगे जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आएगा, एंड देन द एंटायर इकोनॉमिक साइकिल कुड कोलैप्स, द इंटरेस्ट रेट माइट नॉट गो डाउन, एंड द डिबेट वाज लाइक दिस। एंड ऑन द अदर हैंड क्या था, एक थे जो टैरिफ के अगेंस्ट थे, जिनको लग रहा था इन्फ्लेशन बढ़ सकता है टैरिफ के वजह से, और दूसरे थे जो टैरिफ के फेवर में थे, वो बोल रहे थे कि टैरिफ की वजह से जो पैसा अमेरिका कमाएगा उस वो इतना होगा कि अमेरिका कैन स्क्रैप इनकम टैक्स, की इनकम टैक्स को ही अबॉलिश कर सकते हैं। तो ये डिबेट चल रही थी इन द मंथ ऑफ अगस्त इन अमेरिका। तो अभी अभी जब ये जाके आए यूएस, उन्होंने देखा कि जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, डोमेस्टिक कन्वर्सेशन है, वो एंटायरली शिफ्ट हुआ है। स्पेशली अगस्त में जो चार्ल्स किर्क करके एक राइट विंग पॉलिटिशियन, या वी कैन से एक राइट विंग एक्टिविस्ट थे, उनकी डेथ के बाद जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर रहा है यूएस में, इनके हिसाब से वो टोटली चेंज हुआ है। और जो अभी का कॉन्वर्जेशन है, वो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट economy and all that, it has gone more into radical politics, into more sectarian politics, into more like migrant issue पे ज्यादा बात हो रही है। कैट कॉलिंग ऑफ माइग्रेंट्स इज इंक्रीजिंग, मतलब जो चिढ़ाना, जो टीज करना, जो हेट क्राइम्स है, रेशियल स्लर्स है, दैट हैज गॉन अप इन रिसेंट टाइम्स, एंड द एंटायर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हैज शिफ्टेड फ्रॉम टैरिफ रिलेटेड टू माइग्रेंट पॉलिटिक्स। और इन्होंने ये भी बोला है कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे, उनको उन्होंने भी देयर वर सर्टेन एलिगेशंस, इसमें ये भी लिखा गया है कि उनकी जो पत्नी है उसके साथ भी उनके अनबन हुए थोड़े से, क्योंकि शी इज एन इंडियन हिंदू। सो माइग्रेंट पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा एंट्रेंच कर चुकी है अमेरिकन सोसाइटी में कि अभी जो पूरा डिस्कशन एंड डिबेट है, इट इज एंटायरली ऑन माइग्रेंट पॉलिटिक्स। और जो रेशियल अटैक्स है, रेशियल अब्यूजेस है, और जो रेड स्टेट्स है जैसे टेक्सास एंड फ्लोरिडा, वहां पे काफी इंक्रीज हुए हैं, ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया है। तो इट इज टॉकिंग अबाउट सम वेरी फंडामेंटल शिफ्ट जो अमेरिकन पॉलिटिक्स और अमेरिकन सोसाइटी में हो रहे हैं, which are going to have a ramification, I'm telling you, because अमेरिका लीड्स द वर्ल्ड इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग, पॉलिटिक्स से लेके इकोनॉमिक्स से लेके सोशल चेंजेस में, हर चीज में जो अमेरिका करता है थोड़े दिन बाद वो बाकी दुनिया करना शुरू कर देती है। तो अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है ये आपको समझना बहुत जरूरी है, ताकि you can draw lessons for your own country, you can draw lessons to make sure that whatever answers you present in your GS papers are होलिस्टिक। तो ये जो राम माधव का आर्टिकल है, ये मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। अभी आप जाके ये जब आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा इस बहुत अच्छे से। तो बेसिकली ये 3 आर्टिकल्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। एक और आर्टिकल है एआई के बारे में जो अभिषेक लोधा जी ने लिखा है, उसका मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा आपको। जो अभिषेक लोधा जी ने आर्टिकल लिखा है, ही इज एन एमडी एंड सीईओ ऑफ लोधा ग्रुप। जो लोधा ग्रुप है इंडिया का जो रियल एस्टेट ग्रुप है, वो काफी बड़ा ग्रुप है, दे आर इनटू रियल एस्टेट। सो ही इज सेइंग कि हमारे को एआई की रेस अगर जीतनी है तो सॉवरन वेल्थ फंड बनाना जरूरी है। सॉवरन फंड बनाना जरूरी है जो हमारे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगा। तो इनका ये कहना है कि आज जैसे 18th और 19th और 20th सेंचुरी की जो मेजर टेक्नोलॉजी थी वो क्या थी, वो थी इलेक्ट्रिसिटी एंड रेलवेज। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आई, मैकेनाइजेशन पॉसिबल हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। तो इलेक्ट्रिसिटी वाज अ मेजर इनोवेशन ऑफ 19th एंड 20th सेंचुरी। सिमिलरली जो भी प्रोडक्शन हुआ, इंडस्ट्रीज ने जो प्रोडक्ट बनाया, वो एक जगह से दूसरे जगह पे कौन लेके गया, तो ट्रेन। सो रेलवेज एंड इलेक्ट्रिसिटी एज पर हिम वर द मेजर रेवोल्यूशन ऑफ प्रीवियस सेंचुरीज। और वो सिमिलर रेवोल्यूशन आज का एआई की वजह से होगा, और जो भी ये एआई रेस जीतेगा वो दुनिया को जीत जाएगा अकॉर्डिंग टू हिम। एंड ही फील्स दैट इंडिया शुड नॉट बी बिहाइंड इन दिस एआई रेस। और अगर इंडिया को पीछे नहीं रहना इस एआई रेस में, तो उनको ये करना, इंडिया को सॉवरन फंड बनाना पड़ेगा जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करे।
तो इनके हिसाब से अभी अगर कोई भी कंपनी है उसको अगर कुछ भी करना है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो कोई भी कंपनी है जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करना चाहती है और वो देखना चाहती है कि हाउ कैन इट प्रिडिक्ट अर्ली ऑनसेट ऑफ डिजीज, डिजीज होने से पहले ही अगर किसी को डिजीज हो रहा है, होने वाला है या नहीं, अगर उनको प्रेडिक्ट करने के लिए कोई मॉडल बनाना है तो उनके पास डेटा नहीं है। वो डेटा के लिए उनको पहले जाना पड़ता है यूएस के पास ही, यूएस के जो कॉमन डेटा सेंटर्स है वहीं से डेटा उठाना पड़ता है, या फिर उनको अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाके हर जगह जाके डेटा उठाना पड़ेगा, फिर वो डेटा को प्रॉपरली अलाइन करके फिर उनको एक मॉडल में डालना पड़ेगा जो स्टडी करेंगे सारे डेटा को कि उनका जब भी किसी भी इंसान को अगर डायबिटीज हुई है तो उसके पहले 10 साल पहले उसकी ब्लड ब्लड लेवल क्या थी, ग्लूकोज लेवल क्या रहती थी, फिर उनमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी काउंट का क्या होता, तो ये सारी जो चीजें पढ़ के फिर ये बंदे को डायबिटीज होगा या नहीं, ये सारा जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल की जो ट्रेनिंग होती है वो बेसिकली अभी होती है अमेरिकन कंपनीज के साथ। तो अमेजॉन वेब सर्विस है, गूगल क्लाउड है, अजोर क्लाउड है, तो यहाँ पे सारा डेटा स्टोर होता है और यहाँ पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन किया जाता है और फिर वो मॉडल्स से जो लर्निंग आती है, जो जो आउटपुट निकलता है, वो उससे फिर ये एआई कंपनीज अपना बिजनेस कर सकती है। तो इनका जो कहना है वो ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो कॉमन डेटा सेंटर्स बना सकती है जहां पे सारे जो भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है, कोई भी ट्रस्ट हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर उनको कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर में काम करना है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया जिसमें कि ट्रैफिक कम करने की बात हो, एग्रीकल्चर हो गया कि जिसमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना हो, एजुकेशन हो गया जिसमें कि एनी स्टार्टअप कैन कम फॉर इंक्रीजिंग द एजुकेशनल लेवल ऑफ एनी चाइल्ड, जो हेल्थ केयर हो गया कि लाइफस्टाइल डिजीज को हम पहले से ही आइडेंटिफाई करें। अगर स्टार्टअप्स या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में इसमें काम करना चाहती है तो पहली बात उनके पास डेटा कलेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा भागा दौड़ी करनी पड़ती है। तो सॉवरन तो गवर्नमेंट आके कॉमन डेटा सेंटर्स बना सकती है जहां पे वो अ, ये कंपनीज को ये डेटा प्रोवाइड कर सकती है ताकि ये इस डेटा को यूज करके जो सोसाइटी को बेनिफिट करे ऐसा कुछ प्रोडक्ट या सर्विस बना पाए। सेकेंडली जो फिर ये कॉमन डेटा सेंटर्स होंगे उसी में लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यूज करके आउटपुट निकल पाए, ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट कर सकती है। ऐसा सजेशन इस आर्टिकल में दिया है। तो बेसिकली ये आर्टिकल का सारांश ये है कि आज अगर किसी भी स्टार्टअप को कुछ भी करना होता है रिलेटेड टू डेटा या एनी कुछ आउटपुट निकालना है तो उनको डिपेंड करना पड़ता है, अपना खुद का भी डेटा अगर स्टोर करना है तो दे हैव टू डिपेंड ऑन अमेजोन वेब सर्विस एंड ऑल दोस फॉरेन कंपनीज। तो इनका ये कहना है कि अगर ये नहीं करके अगर हमने सॉवरन जो गवर्नमेंट है इसमें थोड़ा इनिशिएटिव लेके एक नेशनल एआई मिशन की तरह कुछ बनाए और खुद का आ, और हम खुद का अगर डेटा सेंटर्स डेवलप कर पाए तो ये जो स्टार्टअप्स है उनको हेल्प होगी और इससे हमारी कंट्री की काफी ज्यादा हेल्प हो सकती है। क्योंकि अगर आज हमने हमारे सारे स्टार्टअप्स या डेटा सेंटर्स या जो भी हमारा डेटा है वो फॉरेन कंपनी के साथ शेयर किया और उनके क्लाउड में स्टोर किया तो समवेयर हमारी डेटा सॉवरेनिटी इम्पैक्ट होगी। एंड इन फ्यूचर ये जो फॉरेन कंपनीज है जो हमारे को आउटपुट दे रही है जहाँ पे हम अपने डेटा को ट्रेन कर पा रहे हैं, डेटा सेट्स को ट्रेन कर पा रहे हैं, कल को ये अपने प्राइसेस बढ़ा भी सकती है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम हमारा डेटा है, हमारे डेटा सेंटर्स है वो इंडिया में ही बनाए ताकि हमारी डेटा सॉवरेंटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। और यही इस आर्टिकल का सारांश था जो अभिषेक लोधा जी, जो लोधा ग्रुप के एमडी एंड सीईओ है, उन्होंने ये लिखा है। अभी आप जाके इस आर्टिकल को अगर पढ़ोगे तो क्लैरिटी विल बी मच बेटर आई फील। सो दिस वाज इन इफेक्ट अ समरी ऑफ द आइडियाज पेज जो 17 जनवरी को आइडियाज पेज जो आया था उसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। 18 जनवरी का जो पेपर है उसके एक दो आर्टिकल्स मैंने डिस्कस किए आपके साथ, आपको बताया कि कैसे जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है
उनको जाके थोड़ी रिसर्च करनी है ताकि आपका प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से सब्जेक्ट या टॉपिक्स रेडी हो पाए. I hope you have liked this video. In case you have any doubt, please comment down below. और आपको अगर see, I understand that these videos can get little boring, so I want कि आप ये वीडियोस को जब आप ट्रैवल कर रहे हो, जब आप अनप्रोडक्टिव चीजें कर रहे हो, तब कान ये वीडियोस को सुनो, अपने कान में ईयरफोन्स डाल के सुनो, तब जाके आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट होगा. एंड मैं आई थिंक कि इन केस आपको लगता है कोई सजेशंस होंगे तो आप डाल सकते हो कमेंट बॉक्स में, एंड आई विल बी ग्लैडली एक्सेप्टिंग इट. थैंक यू फॉर योर टाइम.